आज हम करेंगे स्टार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हकल्स रूल। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है, sp2 होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, एंड कंजुगेटेड कंपाउंड्स जिनके पास क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन। तो बेंजीन में क्या है, यहाँ पे सबके पास H है, H H H H और H। तो इसके जो सारे कार्बन है वो क्या हैं, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके पास 3 पाई बॉन्ड है। तो एक क्वेश्चन आ भी जाता है कि इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो 3 सिग्मा और 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है। अब अगर 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि 4n+2 पाई इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। तो ये कंपाउंड क्या है, तो आप कहेंगे बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। भाई साइक्लिक भी हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेनर भी हो गया, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन भी हो गया। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं कोई कंपाउंड देख लूँ, जैसे कि मैं नेप्थलीन देख लूँ, तो ये क्वेश्चन पे आ जाता है कि नेप्थलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। तो 19 सिग्मा होते हैं और इसके अंदर 5 पाई बॉन्ड होते हैं, 5 पाई बॉन्ड। और 5 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि इसके पास हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसके पास हो गए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। बट हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस। जैसे कि मेरे पास मान लो आप अभी ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन में अगर मैं कराऊँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसमें अगर एक न्यूक्लियोफाइल मैं ऐड करा दूँ, तो आप कहेंगे कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और बेंजीन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो दोनों में क्या होगी, दोनों में रिपल्शन होगी, दोनों में रिपल्शन होगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की तरफ नहीं शो करता रिएक्शंस। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो H ग्रुप है ये H ग्रुप हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और आप बोलोगे कि ये हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से H निकल जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो एक क्वेश्चन आ भी जाता है NCERT में भी कि बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इजीली बट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में डिफिकल्टी। तो आपको बताना है कि बेंजीन कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर रिपेल्ड विद बेंजीन रिंग बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर है। अब इसमें मतलब अगर मुझे कोई भी ग्रुप लेकर आना है, मान लो हेलोजन लेकर आना है या NO2 ग्रुप लेकर आना है, तो आपको याद रखना है कि वो हमेशा पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। मान लो अगर आपको यहाँ पर बेंजीन पे लेकर आनी है X ग्रुप, X क्या हेलोजन, तो X जो आएगा वो X पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। अगर आपको यहाँ पर NO2 ग्रुप लेकर आना है तो आपको ध्यान रखना है कि जो NO2 आएगा वो NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल
की फॉर्म में ही रिएक्शन होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो इसका मैकेनिज्म लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके मैकेनिज्म की बात करूँ मैं इसके मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ। क्या होता है इसके अंदर मैकेनिज्म में क्या होगा, 2 स्टेप होते हैं। जैसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर आपके पास है तो 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे होगा अटैक, अब आप देखो क्या होगा, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ऐसे ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हमने क्या करा, हमने ऐड करा इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे। अब ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक कर रहे हैं ऐसे ई पे। अब होगा क्या, इससे क्या हुआ कि जो ये वाला जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये पाई बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर अगर ई अटैक करा तो आप कहोगे यहाँ पे ई अटैक करा, ई कहाँ अटैक करेगा, जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो कंपाउंड अब बन रहा है, ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो अब क्या कहेंगे, जो प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस स्लो होगा। अब ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। भाई कैसे बना सकते हैं, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर ये ऐसे और ये H और E बन जाएगा। अब अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तब क्या बनेगा, तब एक और बन जाएगा। अब क्या बनेगा, अब पॉजिटिव का जो चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर वो सेम H और E हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये तीनों क्या बन गए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। और इनका एक बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे बनेगा भाई, कहाँ कहाँ पर गया पॉजिटिव का चार्ज, आपको वो देखना है। ये E था, यहाँ पर ये H था, और ये पॉजिटिव का चार्ज यहाँ हुआ रोटेट पूरे में। भाई एक बार यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ आया था, एक बार यहाँ आया था, और एक बार यहाँ ऑर्थो पर आया था। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये हमारा बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप 1, जब इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है, ठीक है। स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 इसमें होता है रिमूवल ऑफ H+। आपको H+ को निकालना है। रिमूवल ऑफ H+ निकालना कैसे है, इसके लिए मुझे कोई नेगेटिव स्पीसीज चाहिए होंगी जो कि H को निकालेंगी बाहर। अभी मैंने जो बनाए हैं रेजोनेंस, इसमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो। मान लो मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाले ले लेता हूँ तो फर्स्ट वाले में हमने ऐसे बनाया, यहाँ पर आया पॉजिटिव का चार्ज, यहाँ पर ऐसे ये E आया, यहाँ पे H, ये ऐसे था, ठीक, ये बनाया था हमने। अब इसमें से अगर हम H को रिमूव कर दें, इस H को रिमूव कर दें, भाई अगर कोई पॉजिटिव की चीज़ निकलेगी तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आया तो क्या बना, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन गया, ये E आ गया यहाँ पर। और आप देखेंगे दोबारा कंपाउंड क्या बन गया, दोबारा एक कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो ये स्टेप क्या होगा, ये स्टेप फास्ट होगा। तो ये था मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। इसको हम बोलते हैं EAS रिएक्शन बोलते हैं इसको हम। बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लिखता हूँ यहाँ पर मैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS। तो ये EAS रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्लियर है, हो जाएगा। EAS का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब अभी क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग थी, यहाँ पर सारे जो H थे वो सेम थे, तो कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा, सेम ही कंपाउंड बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास होगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो क्या होगा, तो हम समझते हैं इसको।
तो EAS ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूट अगर बेंजीन हुआ तो उसकी EAS रिएक्शन कैसे होगी ये समझते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच होगा, सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच्ड है, जैसे मान लेता हूँ कि मैं OH ग्रुप अटैच्ड है, तो अब सारे जो H थे वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, ठीक है, उनकी पोजीशन सब सेम नहीं है। जैसे कि अगर ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा तो आप बोलेंगे वो ऑर्थो है, ये वाली जो पोजीशन है वो मेटा हो गई, ये पोजीशन पैरा हो गई। जब बेंजीन था और उस पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं था तब उसकी सारी पोजीशन इक्वल थी, आप कहीं पर भी अटैच कर देते। बट अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन है, ऐसे आपके पास पोजीशंस बन जाएंगी। फिर आपको देखना है कि ग्रुप कहाँ पर अटैक करता है, तो ग्रुप ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे कहीं भी अटैक कर सकता है। देखते हैं कहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर आप मानो कि आपके पास ऐसे बेंजीन रिंग है और उस पर क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास एक बेंजीन ले लेता हूँ और एक और बेंजीन लेता हूँ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अब क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल चाहेगा कि नेगेटिव चीज बढ़े, नेगेटिव चीज़ को मिले, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्टिंग है टूवर्ड्स नेगेटिव। तो आप कहेंगे ऐसी रिंग जो होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड रिंग। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, विड्रॉ करेगा तो अंदर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव का से रिपल करेगा। तो आप बोलोगे ये कैसा ग्रुप, कैसी रिंग है, या आप बोलोगे ये डीएक्टिवेटेड रिंग है। भाई उसमें रिएक्शन इंक्रीज होगी और इसमें रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि रेट, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ ES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कैसे रेट होगी। अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप हुआ मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है तो मतलब वहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो अब आपको क्लियर हो गया कि रेट कैसे होगी, मतलब किस में फास्ट होगी रिएक्शन, किस में स्लो होगी रिएक्शन, ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो, आपने पढ़ा था हमेशा कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आपने इसके रेजोनेंस बनाए थे, जब आपने इसके रेजोनेंस बनाए थे तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज ऐसे आ रहा था, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या आ रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा था, याद आ रहा है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल में क्या रिपल्शन होगी। ये भी रीज़न है कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे अगर वो प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर तो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। क्लियर है, इसको पॉइंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट on benzene, then electrophilic aromatic सब्स्टिट्यूशन को बोलूँगा ES reaction occur on ortho and para positions। क्यों, ऐसा क्यों होगा, जैसा मैंने बताया अभी, as electron density on ortho and para positions increases। अब कैसे कैसे ग्रुप जो होंगे वो ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप होंगे। कैसे ग्रुप हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप देखो, मान लो आपके पास बेंजीन में NH2 अटैच है, तो NH के पास क्या लोन पेयर है इनके पास, तो डोनेट कर पाएगा अंदर। ऐसे ही मैं कहूँ इसके पास अगर OH ग्रुप है, लोन पेयर है, देखो ये भी क्या डोनेटिंग ग्रुप हो गया। ऐसे देखो ये भी ग्रुप हो गया मेरे पास NH, ये ग्रुप हो गया COCH3, N के पास लोन पेयर है, और देखो आपके पास ग्रुप हो गया ऐसे OCOCH3, O के पास लोन पेयर है तो डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और CH3 ग्रुप। इनका रीज़न क्या होता है, या तो हाइपर कंजुगेशन या
रेजोनेंस। जैसे कि CH3 है तो वो भी ऑर्थो पैरा ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, किसकी वजह से? हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो आइदर हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इज द रीजन फॉर द ऑर्थो पैरा पोजिशंस। ठीक है, कि ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर अटैक हो रहा है, उसका रीजन रहेगा रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ये पॉइंट को समझ में आ गई बात। अब इसको मैं एक पॉइंट में और बिल देता हूँ। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज present on benzene, then EAS reaction occur on मेटा पोजीशन। तब कहाँ पर होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। ऐसा क्यों होगा? आपने देखा, अभी मैंने इसके रेजोनेंस के बारे में बताया, तो मैंने कहा था पॉजिटिव का चार्ज मूव करेगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ज़्यादा कहाँ पर होगी? मेटा पर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, इसलिए वो मेटा पे पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन देन EN रिएक्शन अकर्स ऑन मेटा पोजीशन, सच ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो अल्टीमेटली ज़्यादा कहाँ पर हुई? आपको पता ही है, मेटा ज़्यादा होगी, इसलिए मेटा ग्रुप हो गए वो। अभी हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप होंगे। जैसे कि आप मानो कि यहाँ पर आपके पास NO2 ग्रुप अटैच है, तो NO2 ग्रुप में देखो अब O N से मोल टू नेगेटिव है और N के पास लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा O, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? मेटा अटैकिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इसकी जगह मैं कहूँ कि मेरे पास NH3 पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हुआ? मेटा अटैकिंग ग्रुप हुआ। मैं कहूँ कि मेरे पास CN है, तो ये भी क्या हुआ? मेटा अटैकिंग ग्रुप हुआ। आपके पास COCl है, ये भी क्या है? मेटा अटैकिंग ग्रुप हो गया। आपके पास CHO है, मेटा अटैकिंग ग्रुप हो गया। आपके पास कोई भी कीटोन ग्रुप है ऐसे, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये सारे क्या है? ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑर्थो और पैरा पर पा रहा है पॉजिटिव का चार्ज। अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा? वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्लियर है? कुछ ऐसे ग्रुप भी होंगे जो कि डीएक्टिवेटिंग होंगे, लेकिन वो फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर इस पॉइंट को, सम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक, जैसे कि हैलोजन जो होते हैं, लाइक जैसे कि हैलोजन हो गए और ग्रुप हो गया NO। ऐसे अगर ऐसे ग्रुप होते हैं तो वो होते तो डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, R ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो डीएक्टिव। हमने ऊपर पढ़ा कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जितने भी ग्रुप ऐसे होंगे जो एक्टिवेटिंग होंगे वो तो हमेशा ऑर्थो पैरा होंगे ही होंगे, लेकिन अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो मैक्सिमम तो आपको मेटा डायरेक्टिंग ही मिलेंगे, लेकिन कभी कभी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो सकते हैं। कौन कौन से? इसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दिए हैं। समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मानो आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उस पर अटैच्ड है हैलोजन। अब आप जानते हैं जो हैलोजन है वो क्या दिखाता है? वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेगा बाहर की तरफ लेगा, तो आप क्या कहेंगे? ये डीएक्टिवेटेड है। आपने कहा ये डीएक्टिवेटेड हो गया, डीएक्टिवेटेड, कोई बाहर के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन एक ध्यान दो अब यहाँ पर बात कि इसके पास यहाँ पे लोन पेयर भी हैं, तो ये अपने लोन पेयर उसको दे भी सकता है ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। तो मतलब X है तो डीएक्टिवेटिंग, बट फिर भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो डीएक्टिवेटिंग, बट फिर भी क्या है? ऑर्थो
एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसे ही आप समझो NO को समझो। अगर यहाँ पर मैं कंपाउंड बनाऊँ NO का, देखो आप NO को समझो ऐसे, ये ऐसे कंपाउंड है मेरे पास ऐसे। अब ON से मोल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ खींचेगा, तो आप कहोगे कि डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड है, ठीक है। लेकिन N के पास क्या है, N के पास लोन पेयर भी हैं, और N के पास अगर लोन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन अंदर भी डोनेट कर सकता है, ऐसे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो है डीएक्टिवेटेड बट फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप अटैच्ड है तो, मतलब कि अगर रिएक्शन जो है, बेंजीन रिंग जो है वो पॉली सब्स्टिट्यूटेड है, तब क्या होगा और कहाँ बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर EAS रिएक्शन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर ऐसा तो क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास कंपाउंड है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, यहाँ पर आपने ले लिया CH3 ग्रुप है, एक आपके पास NO2 ग्रुप है ऐसे, एक आपने कंपाउंड लिया, आपके पास कंपाउंड है एक NH2 और एक इसमें ग्रुप प्रेजेंट है NO2, एक आपके कंपाउंड है इसमें प्रेजेंट है F और प्रेजेंट है CN ऐसे, आपके पास प्रेजेंट है कंपाउंड में, मैं कहता हूँ ऐसे कोई ग्रुप प्रेजेंट है और ये एक और ग्रुप प्रेजेंट है ऐसे, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है। आपके पास प्रेजेंट है कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, ऐसा ग्रुप प्रेजेंट आपके पास है। एक और ले लेता हूँ मैं कि आपके पास प्रेजेंट है NO2 और आपके पास प्रेजेंट है CN ऐसे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अगर पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी तो रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग होगी जो ग्रुप मोर एक्टिवेटिंग होगा। ध्यान समझना इस पॉइंट को, रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगी जो ग्रुप मोर एक्टिवेटिंग होगा। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर EAS किसके अकॉर्डिंग होगी, EAS मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप, मोर जो एक्टिवेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है वाली। जैसे मैं आपको फर्स्ट बोलूँ कि यहाँ पर आप देखो NH2 ग्रुप कैसा है, N के पास लोन पेयर है तो एक्टिवेटिंग है, NO2 कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब काम किसके अकॉर्डिंग होगा, काम होगा एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। अब NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पर डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसके लिए ग्रुप कहाँ पर अटैच रहा है, ये ऑर्थो हो गया, एक ये ऑर्थो हो गया, बट पैरा तो उसकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो मतलब अटैक या तो यहाँ हो सकता है या तो अटैक यहाँ हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर समझो। अगर आपके पास CH3 ग्रुप है और NO2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है और NO2 ग्रुप है, तो आप कहेंगे कि NO2 कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है, CH3 कैसा है, एक्टिवेटिंग है। CH3 एक्टिवेटिंग है हाइपर कंजुगेशन की वजह से, और CH3 के लिए दो जगह अटैच हो सकता है, तीन जगह, यहाँ भी अटैक हो सकता है, यहाँ भी अटैक हो सकता है और यहाँ भी अटैक हो सकता है। लेकिन अगर ये ग्रुप यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ग्रुप आएगा तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो ये वाला प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट, आपके पास F है और आपके पास CN है। अब CN कैसा ग्रुप है, CN ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग। F कैसा है, डीएक्टिवेटिंग, लेकिन F कम डीएक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू CN, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू F के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, बात समझ में आ रही है, F के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। और जब F के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो,
लेकिन अगर यहाँ पे ग्रुप आया तो यहाँ पे ग्रुप आया तो आप क्या बोलोगे, तीनों ग्रुप एक साथ हो गए तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बोलोगे रिएक्टिविटी उधर कम होगी। बात समझ में आई? यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब कहोगे यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है, और ऊपर वाला ग्रुप कैसा हुआ, डीएक्टिवेटिंग हुआ। अगर ये एक्टिवेटिंग है तो उसके लिए क्या हुआ, एक तो ये पोजीशन ऑर्थो, ये भी क्या हुई ऑर्थो, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और पैरा उसकी ऑलरेडी क्या है, ऑक्यूपाइड है, तो दो पोजीशन बनती हैं, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा। इन दोनों ग्रुप में देखते हैं, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पर जाएंगे अंदर तो कैसा ग्रुप हुआ, एक्टिवेटिंग। अब जब एक्टिवेटिंग है तो इसके लिए ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा, पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर अटैक करेगा या तो फिर यहाँ पर अटैक करेगा। क्लियर है? इसमें समझते हैं, आपके पास क्या है, NO2 है और आपके पास CN है। अब NO2 का तो ग्रुप है, NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, CN ग्रुप भी डीएक्टिवेटिंग, NO2 ग्रुप भी डीएक्टिवेटिंग। अगर दोनों ही ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान आपने रखना है कि अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग हो गए तब उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। आपके पास मान लो ऐसे कंपाउंड आ गया, यहाँ पर आपके पास ऐसे अटैच्ड है, यहाँ CH3 आपके पास है। अब तीसरी क्या है, एक्टिवेटिंग है, ऊपर ग्रुप भी क्या है, एक्टिवेटिंग है, लेकिन इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। ये बेंजीन रिंग थी, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। तो आप कहेंगे जो CH3 ग्रुप है वो मोर एक्टिवेटिंग है, तो इसकी ऑर्थो क्या हुई, एक ये हुई, और इसकी ऑर्थो क्या हुई, एक ये हुई, पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाई है ही। तो अब आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर ग्रुप आएगा, और ग्रुप किस अकॉर्डिंगली आता है, ग्रुप EAS, मतलब EAS जो रिएक्शन होगी वो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से होगी। दोनों में से जो मोर एक्टिवेटिंग होगा उसकी वजह से ही रिएक्शन होंगी। ठीक है, और अगर एक ऑर्थो है, एक मतलब एक एक्टिवेटिंग है, एक डीएक्टिवेटिंग है, तो अपने को देखना है। अगर दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है तो कम डीएक्टिवेटिंग वाले पे, कम डीएक्टिवेटिंग जो होगा उसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगी। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर और दे देता हूँ कि आपके पास मान लो एक कंपाउंड है, यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड आ गया CH3 और एक कंपाउंड आपके पास आ गया OCH3। तो OCH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अंदर ऐसे, तो इसकी वजह से क्या ग्रुप हुआ, एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। अभी एक्टिवेटिंग है, CH3 भी एक्टिवेटिंग है, लेकिन CH3 जो एक्टिवेटिंग है वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से एक्टिवेटिंग है, लेकिन OCH3 रेजोनेंस की वजह से एक्टिवेटिंग है। रेजोनेंस मोर डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो अब जो रिएक्शन होगी वो किस अकॉर्डिंगली होगी, OCH3 के अकॉर्डिंग होगी। तो इसके लिए ऑर्थो क्या हुआ, इसके लिए ऑर्थो ये, एक ऑर्थो ये, पैरा क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ पर रिएक्शन आपने नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कब और कहाँ रिएक्शन होंगी, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है इस रिएक्शन से। क्लियर है? ठीक है, अब अगर समझते हैं हम, हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीपल बेंजीन है, हमारे पास मल्टीपल बेंजीन है, तब कैसे रिएक्शन होगी, हमारे पास मल्टीपल बेंजीन है तब कैसे रिएक्शन होगी। अगर हमारे पास मल्टीपल बेंजीन रिंग आ रही हैं तब रिएक्शन कैसे होगी, इसको समझ लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसे कंपाउंड है, आपके पास ऐसे कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 बेंजीन रिंग ले लिए ऐसे, यहाँ पर ग्रुप अटैच है आपके पास NO2 और यहाँ पर ग्रुप अटैच के पास है OH। अब कहाँ अटैचमेंट होगी ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, ऐसे केस में मैंने को पहले ही कहा था कि EAS रिएक्शन अकॉर्डिंगली किसकी होगी, जो मोर एक्टिवेटिंग होगा। अब OH से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा अंदर की तरफ, तो ये एक्टिवेटिंग हुआ, और इलेक्ट्रॉन इसको विड्रॉ करेगा तो ये डीएक्टिवेटिंग हुआ। भाई ये डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होती है, आपने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन, इसके लिए ये ऑर्थो पोजीशन, एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, और पैरा इसकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आंसर बन गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपके पास मान लो ऐसे रिंग है, ये बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पर O ऐसे CO, और एक और बेंजीन रिंग होगी आपके पास ऐसे।
अब ग्रुप होता है ना, ग्रुप कहाँ अटैक करेगा। अब आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, ये ऐसे अंदर जाएंगे अंदर, तो ये क्या कर रहा है काम, एक्टिवेटिंग का काम कर रहा है। लेकिन सी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे ये क्या है, एक्टिवेटिंग है भाई, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। अब इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन कौन सी हो गई, इसकी ये पैरा यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर अटैक कर सकता है, मतलब ये रिंग मोर डोमिनेटिंग हो जाएगी। अगर आपके पास एक और कंपाउंड देख लेते हैं, अगर आपके पास ऐसे आ जाता है, मान लो आपके पास ऐसे आ गया कि आपके पास ये ग्रुप आ गया CO NH और बेंजीन रिंग आ गई, ऐसे कंपाउंड आ गया आपके पास, तो क्या करोगे। अब आपको दिख रहा है कि ये तो विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है CO, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएंगे और इसके पास लोन पेयर है, ऐसे अंदर जाएंगे, तो ये वाली रिंग क्या हो गई, ये वाली रिंग आप कहेंगे मोर एक्टिवेटिंग हो गई, ये मोर एक्टिवेटिंग हो गई। अब एक्टिवेटिंग हो गई, अब ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। तो कौन कौन सी पोजीशन है, एक पोजीशन ये हो गई आपके लिए ऑर्थो, एक ये हो गई ऑर्थो, एक ये हो गई पैरा। ठीक है, एग्जांपल और देख लेते हैं आप, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे कि आपके पास अगर ऐसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है ऐसे, और यहाँ CN ग्रुप अटैच है। आपको बताना है कि कहाँ अटैचमेंट होगी, कहाँ अटैचमेंट होंगी। अब आप देखो CN दोबारा, CN क्या विड्रॉइंग ग्रुप है तो बाहर की तरफ जाएगा, इसमें ये डीएक्टिवेटिंग हो गया, और इस O के जो लोन पेयर हैं वो अंदर ऐसे रिंग में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। तो अब एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग काम होता है, मतलब इसकी पैरा पोजीशन कौन सी, ये पैरा हो गई, ये ऑर्थो हो गई और ये ऑर्थो हो गई, तो यहाँ अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। अगर आपके पास मान लो कंपाउंड ऐसे आ गया, ऐसे कंपाउंड आ गया आपके पास, ये कंपाउंड आ गया आपके पास कि भाई इसमें ये अटैचमेंट हो रही है, ऐसे ये अटैचमेंट हो रही है, यहाँ पर ऐसे ये N है, आप कहते हो कि यहाँ पर ऐसे ये एक CO है, इसको टच कर दिया ऐसे, यहाँ पे H लगा दिया। अब बताना है आपको, तो आप देखोगे क्या है, N के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे भाई, ये लोन पेयर जो है, इस लोन पेयर को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लोन पेयर है ऐसे, लोन पेयर ऐसे जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा, ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। अब एक्टिवेटिंग ये वाली रिंग है, जो ये वाली रिंग एक्टिवेटिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग काम होगा। अब इसके लिए कौन कौन सी पोजीशन है, ये भाई ये पोजीशन हो गई ऑर्थो, तो यहाँ लग सकता है, और एक ही पोजीशन हो गई पैरा, यहाँ लग सकता है। और पैरा वाला मेजर बनता है, पैरा वाला मेजर बनता है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग एंट्रेंस कम होगी, तो पैरा वाला मेजर रहेगा, स्ट्रिंग एंट्रेंस कम रहेगी, ध्यान रखना है। और कौन सी रिंग में अटैच होगा, कहाँ अटैचमेंट होगी, ये सारी बातें आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं नेप्थलीन ले लेता हूँ, नेप्थलीन में कहाँ अटैचमेंट होगी। अब आपने नेप्थलीन ले लिया ऐसे, नेप्थलीन, अब आपके पास अगर नेप्थलीन है तो इसमें कहाँ अटैचमेंट हो सकती है, ये नेप्थलीन हो गया। अब इसमें दो पोजीशन है मेरे पास, अब यहाँ पर एक H है ऐसे, ठीक है, और एक H यहाँ है, जो इस पोजीशन को हम बोलते हैं कि अल्फा पोजीशन है, और जो ये पोजीशन है क्या है, वो बीटा पोजीशन है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो रूट A से अटैक होगा, मतलब मैं इसको मान लेता हूँ A, इसको मैं A मान लेता हूँ A, और इसको मैं B मान लेता हूँ कि कौन सा H जाएगा। अगर B वाला H जाता है तो आप कहेंगे कि ऐसे बन रहा है कुछ कंपाउंड, ऐसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव का चार्ज, और जब ये इसका H जाएगा तो B कैसे बना है, ये कैसे बना भाई, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये ऐसे बना, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे ई बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव का चार्ज और यहाँ पर आ गया ई, ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और अगर एक और पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर अटैक करे, कहाँ पे, इस वाले पे, तो वहाँ पर बनेगा तो कैसे अटैक करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बने, यहाँ पे करा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रहा, अगर ई यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है, क्लियर है। अब इसके आप रेजोनेंस बना के देखो कि इसके कैसे रेजोनेंस बनेंगे। अब देखो, अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है
ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ऐसे, ठीक है। जैसे ही पहला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस तरफ को, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव का चार्ज या तो इस तरफ चलेगा या तो इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा तो इस तरफ चलेगा, जिसको बोलते हैं कि इसके अंदर क्या होगी, क्रॉस रेजोनेंस होगी, क्रॉस रेजोनेंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टॉप वाला है, ऊपर वाला है, यहाँ पर कैसे मूव करेगा भाई, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आया पॉजिटिव का चार्ज, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर इधर आएगा पॉजिटिव का चार्ज, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, फिर इधर पॉजिटिव का चार्ज, फिर इधर पॉजिटिव का चार्ज, तो पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पर ज़्यादा रोटेट करेगा, तो मतलब आप कहोगे यहाँ पर जो बनेगा वो हाईली स्टेबल बनेगा, हाईली स्टेबल बनेगा। तो आप बोलोगे कि अल्फ़ा पोजीशंस पर अगर अटैच हो रहा है तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगी, ठीक है। तो बीटा अगर नेपथलीन है तो अल्फ़ा वाले पे, क्योंकि क्यों, आपको उसका रीज़न पता है कि वहाँ हाईली स्टेबल बन रहा है और यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस हो रही है जो कि लेस स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू अबव स्ट्रक्चर। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर अटैचमेंट होनी है, कहाँ पर अटैचमेंट नहीं होनी है, सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं अच्छे से। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम बेंजीन की, जैसे कि उसकी पढ़ेंगे नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, सारी रिएक्शन वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है, आपको क्लियर हो चुका है कि रिएक्शन होनी कहाँ पर है और कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है, कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। फिर आएंगे इसके हम पार्ट 2 में, अभी इतना ही पार्ट 1 के लिए। थैंक यू, बाय बाय।